जब डॉक्टर परी ने ध्रुव की जिद के बारे में सुना तो उसने धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसी बात है तो हम वही करेंगे जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं जबरदस्ती अंदर आ जाऊंगी। ये सुनकर ध्रुव पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। फिर कुछ मिनट बाद उस मंच पर से वो अधेड़ उम्र का आदमी सभी की नजरों के सामने से बाहर आया। उसके चेहरे पर फिलहाल एक हल्की मायूसी नजर आ रही थी, क्योंकि हो सकता था कि उसकी बोली के लिए बडोला राजी हुआ ही नहीं था। इस दौरान वीआईपी सीट्स पर बैठे लोगों को थोड़ा अजीब लगने लगा जब उन्होंने पहले इंसान को इस तरह बाहर आते हुए देखा। उसके बाद एक पीले कपड़ों वाले बूढ़े आदमी ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने की तैयारी की। इस अजीब सी शुरुआत के बाद की नीलामी अच्छे से गई। लोग एक के बाद एक लगातार उस मंच के ऊपर आते जा रहे थे और बडोला के सामने अपनी अपनी बोलियां लगाते जा रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग जो मंच से बाहर आ रहे थे उनके चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी नजर आ रही थी। उनके चेहरों से यह साफ नजर आ रहा था कि उनकी बोलियों से बडोला खुश नहीं हुआ था। मगर यह हर किसी के लिए नहीं था। कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी थे जो चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ बाहर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरा यकीन था अपनी बोली पर। ध्रुव मंच पर जाकर अपनी बोली लगाने की जरा भी जल्दबाजी में नहीं था, बल्कि वो तो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा और बड़े गौर से उस नीलामी को देखता गया। इतने में वो लंबी नाक वाला आदमी, जिसने ऊंची कीमत पर तकनीक खरीदी थी, अपनी जगह से खड़ा हुआ। जब ध्रुव ने उस आदमी को खड़े होते हुए देखा तो एक पल के लिए ध्रुव की धड़कन थम गई, क्योंकि पूरे मैदान में सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनके बारे में ध्रुव कुछ नहीं पता लगा पा रहा था, और वो आदमी उन्हीं में से एक था। इसलिए मनी मन ध्रुव मानने लगा था कि उस आदमी की बोली जरूर काफी अच्छी होने वाली थी। ब्लैक कॉर्नर के बूढ़े लोगों में उस लंबी नाक वाले आदमी की काफी इज्जत थी। यही वजह थी कि जब वो अपनी जगह से खड़ा हुआ तो ज्वाला दल के सभी बुजुर्ग बादशाह और बाकी बुजुर्गों के चेहरे भी बदलने लगे। सभी की नजरें उस बूढ़े आदमी पर ही टिकी हुई थी, लेकिन वो लंबी नाक वाला आदमी इन सभी की नजरों को नजरअंदाज कर रहा था। अगले ही पल उसका शरीर हिला और वो अचानक से गायब हो गया। उस आदमी की इस रफ्तार को देखकर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी हैरानी दिखने लगी। इस वक्त ध्रुव अच्छी तरह समझ गया था कि वो बूढ़ा आदमी जरूर एक शक्ति पूर्वज ही था, लेकिन कुछ ही पलों में वो आदमी अचानक से वापस अपनी जगह पर दिखने लगा, मगर अब उसके चेहरे पर हल्की हंसी नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी बोली पर पूरा यकीन था। फिर वापस अपनी जगह पर बैठकर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उस आदमी के ऐसे अंदाज को देखकर बहुत से लोग काफी हैरान रह गए। इतने में ज्वाला दल का सबसे बड़ा बुजुर्ग खुरापा भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके बाद वो भी चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सीधे मंच की तरफ जाने लगा। उसे देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वो भी काफी खास बोली लगाने वाला था। इस दौरान ध्रुव लगातार खुरापा को ही देखे जा रहा था और उसने देखा कि कुछ ही पलों में खुरापा वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। फिर ध्रुव खड़ा होने ही वाला था कि उसे देखा कि उससे थोड़ी दूरी पर बैठा रक्षित भी खड़ा हो गया और वो ध्रुव से पहले जाने वाला था। ध्रुव कुछ करता उसके पहले ही रक्षित तेज रफ्तार में मंच के ऊपर चला गया। ये देखकर ध्रुव काफी हैरान रह गया। वो समझ रहा था कि शौर्य टोली का इरादा भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड हासिल करने का था, लेकिन ध्रुव ये नहीं समझ पा रहा था कि शौर्य टोली बाकी पुराने ताकतवर दलों जैसी तो थी नहीं। फिर वो कैसे ऐसे कोई खास चीज निकाल पा रही थी जिससे बडोला खुश हो जाता। इतने में ध्रुव की नजर रक्षित की कुर्सी के बगल में बैठे बुजुर्ग बादशाह पर गई और अचानक से उसे कुछ समझ आने लगा। इतने में रक्षित उस मंच से 3 से 4 मिनट बाद बाहर आया और उसके चेहरे पर ना तो कोई मायूसी थी और ना ही किसी तरह की मुस्कुराहट। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काला सरताज दल के लीडर ने उसकी दी हुई चीज को बहुत अनोखी चीज नहीं माना था। इतने में ध्रुव एक बार फिर खड़ा हुआ और वो मंच पर जाने के लिए तैयार हुआ। जाहिर सी बात है कि बहुत से लोगों की नजरें ध्रुव पर ही थी, इसलिए जब वो खड़ा हुआ तो सभी का ध्यान उसी की तरफ हो गया। लेकिन ध्रुव को तो किसी की नजर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और वो पलक झपकते ही मंच पर पहुंच गया। धीरे धीरे ध्रुव मंच के चारों तरफ फैली रोशनी के अंदर जाने लगा और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे मंच पर मुस्कुराता हुआ बडोला दिखा। बडोला के ठीक पीछे एक काले चेहरे वाला आदमी भी खड़ा था, जो दरअसल काला सरताज दल का बड़ा बुजुर्ग जेंगा था, जिससे ध्रुव की बहस भी हुई थी। तभी बडोला ने गौर से ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए लालच भरी नजरों से कहा, श्रीमान ध्रुवेंद्र, मैं क्या बताऊं आपको कि मैंने आपका कब से इंतजार किया है। इस पर ध्रुव ने भी बडोला की आंखों के लालच को देखा और मनी मन वो भी मुस्कुराने लगा। उसके बाद ध्रुव की नजर टेबल पर रखे चमकते डिब्बे पर पड़ी, जिसे देखकर ध्रुव की आंखों में एक अजीब सी हैरानी नजर आने लगी। वो चीज जिंदा लग रही थी, जिसे देखकर ध्रुव ने पूछा, क्या यही है वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड? ये सुनकर बडोला ने हंसते हुए ध्रुव को जवाब दिया, जी हाँ, यही है वो खास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड। मेरा काला सरताज दल इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि नीलामी के लिए नकली बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड लेकर आए। खैर ध्रुवेंद्र, मुझे बताओ कि तुम इस अनोखे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड के बदले
किस अनोखी चीज की बोली लगाना चाहते हो? इस पर ध्रुव एक पल के लिए बडोला की आंखों को देखने लगा, जिसके बाद उसने अपनी अंगूठी से एक सफेद रंग की बोतल बाहर निकाली। उस बोतल के अंदर एक काफी बड़ी गोली भी दिख रही थी। उस गोली की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव ने कहा, यह है एक रैंक 6 की पूर्वजी गोली। मेरे ख्याल से लीडर बडोला ने इसके बारे में तो सुना ही होगा, इसलिए मैं इसके असर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने वो बोतल सीधे बडोला की तरफ फेंक दी। वहीं बडोला ने जैसे ही वो बोतल हासिल की तो उसके अंदर की गोली देखकर वो और हकीम जेंगा हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाए। पूर्वजी गोली! इस वक्त उनकी आंखों में एक अजीब सी खुशी नजर आ रही थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। जाहिर सी बात है कि बडोला पूर्वजी गोली के बारे में जानता था, साथ ही हकीम जेंगा भी इस चीज से वाकिफ था। इस गोली का असर इतना खतरनाक था कि वो दोनों ही उसे हासिल करना चाहते थे। देखा जाए तो फिलहाल काला सरताज दल के पास सिर्फ एक शक्ति पूर्वज था और वो था लीडर बडोला। यही वजह थी कि काला सरताज दल अब तक ब्लैक कॉर्नर जैसी जगह पर टिक पाया था। इसलिए बडोला समझ सकता था कि एक शक्ति पूर्वज इस इलाके में कितना फायदेमंद साबित हो सकता था। बहुत वक्त से काला सरताज दल एक दूसरा शक्ति पूर्वज बनाने की तैयारी में लगा हुआ था, ताकि बडोला के बाद भी उस दल पर कोई आंच न आए। शक्ति पूर्वज बनने के अगर किसी के सबसे ज्यादा चांसेस थे तो वो था बडोला का बेटा विक्की। यही वजह थी कि काला सरताज दल ने विक्की को ताकतवर बनाने के लिए आज तक अनगिनत खास चीजें इस्तेमाल की थी। इन खास चीजों की वजह से ही विक्की 30 साल की उम्र से पहले ही एक ताकतवर शक्ति सम्राट बन गया था। लेकिन सभी जानते थे कि शक्ति पूर्वज बनने के लिए इन खास चीजों से भी ज्यादा खास चीज की जरूरत पड़ती। किसी शक्ति सम्राट और शक्ति पूर्वज की शक्तियों का फासला बहुत ज्यादा होता था, इसलिए शक्ति पूर्वज बनना बेहद मुश्किल होता। यहाँ तक कि बडोला को ये डर भी था कि शायद विक्की शक्ति पूर्वज बनने में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि अगर शक्ति पूर्वज बनना आसान होता तो ब्लैक कॉर्नर में सिर्फ गिने चुने लोग ही शक्ति पूर्वज नहीं होते। इसलिए बडोला अब सारी हदें पार करके विक्की को शक्ति पूर्वज बनाना चाहता था। ऐसे में ध्रुव की बनाई पूर्वजी गोली विक्की की बहुत मदद कर सकती थी। बडोला की आंखों की खुशी कुछ पलों के लिए बरकरार रही, जिसके बाद उसने गौर से उस बोतल को हकीम जेंगा को थमा दिया। हकीम जेंगा ने उसे हासिल कर धीरे से बोतल के अंदर बंद गोली को देखा। उसे अपने हाथ में लेकर देखने पर जेंगा आह भरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। उसने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ की और वो उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसके बाद जेंगा ने भारी आवाज में कहा, लीडर बडोला, ये वाकई एक पूर्वजी गोली है, और तो और ये बेहद असरदार गोली है। जेंगा की बातें सुनकर बडोला के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई और उसने इसी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, मेरे ख्याल से ये वही गोली होगी जो तुम उस वक्त तैयार कर रहे थे। मैंने ठीक कहा ना ध्रुवेंद्र? इस पर ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी और उसने बडोला से सवाल किया, क्या मैं जान सकता हूं कि लीडर बडोला इस पूर्वजी गोली के बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनकर बडोला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये गोली तो काफी खास है ध्रुवेंद्र, और तो और मेरे काला सरताज दल को ऐसी पूर्वजी गोली की जरूरत भी थी। खैर, अब क्योंकि तुमने अपनी बोली लगा ही दी है, इसलिए प्लीज वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। अपने दल के बुजुर्गों से बात करने के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। एक बात तो पक्की है कि इस नीलामी के बाद बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड को अपना नया मालिक जरूर मिल जाएगा। इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए इस बात को समझा और वो जेंगा से बोतल और गोली हासिल करते हुए अपनी अंगूठी के अंदर भरने लगा। ऐसा करने के बाद ध्रुव ने मंच से उतरना शुरू किया। जैसे ध्रुव मंच से गया तो बडोला के चेहरे की मुस्कुराहट एक झटके में गायब हो गई। फिर हल्की परेशानी के साथ उसने बगल में खड़े जेंगा की तरफ देखा और उससे सवाल किया, हकीम जेंगा, हमें 3 चीजें बहुत पसंद आई हैं। सबसे पहले तो वो रैंक 7 की 2 जिंदगियों वाली गोली जिसकी बुजुर्ग मोहिनों ने बोली लगाई है। दूसरी है ज्वाला दल की गोली जिसकी मदद से अंदरूनी शक्तियों को मिलाया जा सकता है। और आखिर में है ये पूर्वजी गोली जो ध्रुवेंद्र हमारे पास लाया है। तुम्हें क्या लगता है, इन तीनों में से हमारे लिए सबसे फायदेमंद गोली कौन सी साबित होगी? ये सवाल सुनते हकीम जेंगा एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने भी परेशानी के साथ सोचकर जवाब दिया, देखिए लीडर, 2 जिंदगियों वाली गोली एक रैंक 7 की गोली है, इसलिए रैंक के मामले में तो वो बाकी दोनों चीजों से ऊपर है। इस गोली की मदद से कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बचा सकता है। इसका मतलब जब तक किसी के शरीर के टुकड़े ना कर दिए जाएं, तब तक वो जिंदा रहेगा। एक तरफ से देखा जाए तो ये 2 जिंदगियां होने के बराबर है। यही वजह है कि ये गोली बेहद खास है। आप हमारे काला सरताज दल के सबसे खास मेंबर हैं, इसलिए अगर ये गोली आपके साथ रहती है तो हमारे काला सरताज दल को बहुत वक्त तक कुछ नहीं होगा। रही बात ज्वाला दल की अंदरूनी शक्ति मिलाने वाली गोली की, तो मानना पड़ेगा कि वो खास तो है, लेकिन इस तरह जबरदस्ती अंदरूनी शक्तियां मिलाने के अपने नुकसान भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए ये गोली किसी को बहुत ताकतवर बना दे, लेकिन बाद में ये जितनी फायदेमंद साबित हो सकती है उससे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में अगर हमारा काला सरताज दल किसी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाए
सिर्फ तभी ये गोली इस्तेमाल की जानी चाहिए, मगर मामूली हालातों में तो इस गोली का कोई फायदा ही नहीं है। अब हम आते हैं ध्रुवेंद्र की बनाई पूर्वजी गोली पर, जो भले एक रैंक 6 की गोली है, लेकिन इसके इस्तेमाल से किसी के शक्ति पूर्वज बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो अगर हम ये गोली छोटे लीडर को थमाएंगे तो भी शायद उन्हें शक्ति पूर्वज बनने में बहुत वक्त लगेगा। इसके अलावा अगर वो गलती से शक्ति पूर्वज नहीं बन पाए फिर तो ये गोली बर्बाद चली जाएगी। ऐसे में हमने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड बिना किसी फायदे के ही दे दिया होगा। वो अलग बात है कि अगर गलती से भी ये गोली विक्की के लिए काम कर गई फिर तो हमारे दल को इतना फायदा होगा जिसके बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। एक तरह से देखा जाए तो ये गोली हमारे लिए किसी दांव के खेलने जैसी है। इस दौरान बड़ोला बड़े गौर से चेंगा की बातों को सुनता जा रहा था। फिर एक पल बाद उसने आह भरते हुए चेहरे पर हल्की मजबूरी के साथ कहा, अगर ऐसी बात है तो हम वही चीज चुनेंगे जिसके बारे में हमने सोचा था। इस पर जेंगा ने उससे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गया। इतने में ध्रुव उस मंच से बाहर आ गया और क्योंकि वो पूरी तरह काले कपड़ों से ढका था इसलिए कोई भी उसके चेहरे को नहीं देख सका। ध्रुव के बाहर आने के बाद भी कुछ लोग मंच पर जाकर अपनी अपनी बोलियां लगा कर आए। तभी परी ने ध्रुव से सवाल किया, क्या लगता है ध्रुव? परी का सवाल सुनकर ध्रुव ने हल्की मजबूरी के साथ उसे जवाब दिया, उतना अच्छा नहीं हुआ जितना कि हमने उम्मीद की थी। लगता है कि मैंने बाकी लोगों की चाहत को कम आंक लिया। शायद ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली हमें नहीं मिलने वाली। भले ही ध्रुव ने बड़ोला की आंखों की खुशी को देखा था, लेकिन साथ ही उसने उसके चेहरे पर हल्की झिझक भी देखी थी। इसका मतलब जरूर उस गोली से बेहतर कोई और चीज भी बड़ोला के पास थी। ध्रुव की बात सुनकर डॉक्टर परी भी थोड़ी मायूस हो गई, जिसके बाद उसने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है ध्रुव। अगर हम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली की बोली हार भी गए तो भी ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास उसे हासिल करने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। वैसे भी यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोग उसे गलत तरीके से हासिल करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सुनकर ध्रुव काफी हैरान रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखा, क्योंकि वो आज किसी भी कीमत पर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करके रहती। इतने में मंच साफ हुआ और बड़ोला ने सभी के सामने आते हुए कहा, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीलामी खत्म हुई और हमने फैसला कर लिया है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड का नया मालिक कौन होगा। सभी बुजुर्गों से बात करने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि इस बोली का विनर है बुजुर्ग मोहेनो। तो आखिर कैसे हासिल कर पाएगा ध्रुव बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड बुजुर्ग मोहेनो से? जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही मैदान में मौजूद सभी लोगों के कानों में बड़ोला का फैसला सुनाई दिया तो एक पल के लिए वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। इस दौरान वीआईपी सीट्स पर बैठे कुछ लोगों के चेहरों पर एक शैतानी हंसी नजर आने लगी, जिसमें उनके काले इरादों की झलक आसानी से दिख रही थी। वहीं फैसला सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूर्वजी गोली जैसी गोली तैयार करने के बाद भी वो काला सरताज दल को अपनी बोली से खुश नहीं कर पाया था। वहीं ध्रुव को इस तरह नाराज होते देख परी ने उससे फुसफुसाते हुए कहा, लगता है कि इस इंसान ने जो चीज बाहर निकाली थी वो तुम्हारी पूर्वजी गोली से भी ज्यादा खास थी। ये सुनकर ध्रुव मजबूरी में सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी, जिसके साथ वो उस लंबी नाक वाले आदमी को देख रहा था। ध्रुव को अब उसका नाम पता चल गया था, बुजुर्ग मोहेनो। उस मैदान की खामोशी अगले कुछ पलों तक के लिए तो बरकरार रही, जिसके बाद पीछे बैठे हुए बहुत से लोग शोर मचाने लगे। सभी की हैरानी भरी नजरें इस वक्त बुजुर्ग मोहेनो पर ही टिकी हुई थी, जो फिलहाल किनारे की वीआईपी सीट्स पर बैठा था। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो इसी हैरानी में एक दूसरे से बात करने लगे, बुजुर्ग मोहेनो, कहीं ये वही बुजुर्ग मोहेनो तो नहीं है जो बहुत सालों पहले ब्लैक कॉर्नर की रैंकिंग्स में सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है? अरे वो कभी मरा ही नहीं था, वो तो बस दूर जाकर शांति से अपनी ट्रेनिंग करता जा रहा था। यकीन नहीं होता कि आज भी हमें यह आदमी देखने को मिल गया जिसने एक वक्त पर ब्लैक कॉर्नर को हिला कर रख दिया था। अब तो लगता है कि हमारा ये सफर वाकई कारगर साबित हुआ। उस वक्त तो ये 9 सितारों वाला शक्ति सम्राट था, लेकिन अब लगता है कि इतने सालों में ये जरूर शक्ति पूर्वज तो बन ही गया होगा। पीछे होती बातों से बिल्कुल अलग सामने बैठे वीआईपी लोग अजीब सी नाराजगी महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी नजरें हर तरफ से मोहेनो की तरफ की। भले ही बुजुर्ग मोहेनो का नाम और रुतबा पूरे ब्लैक कॉर्नर में काफी ऊंचा था, लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड के लालच के सामने सभी लोग उस ओहदे को भुलाने के लिए तैयार थे। वहीं अपने आसपास के लोगों की ऐसी निगाहों को महसूस करने के बाद भी बुजुर्ग मोहेनो के चेहरे पर फिक्र नहीं दिखी, बल्कि वो तो अपनी कुर्सी से टिक कर बैठ गया और उसके चेहरे पर फिलहाल एक ऐसी खूंखार झलक थी जिससे वो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था।
जाहिर सी बात है कि वो भी कोई मामूली इंसान नहीं था और ब्लैक कॉर्नर जैसी खतरनाक जगह पर एक वक्त पर सबसे ताकतवर लोगों में शामिल होना कोई छोटी बात नहीं थी। इस बेरहम बुजुर्ग मोहिनो के हाथों बहुत से लोग मारे गए थे। भले ही इतने सालों की ट्रेनिंग की वजह से अब उसका नाम पहले जैसा नहीं रह गया था, लेकिन कोई भी उसे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकता था। दूसरी ओर मंच पर खड़ा बडोला काफी खुश दिखाई दे रहा था। वो तो वीआईपी सीट्स पर बैठे लोगों को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगा और उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अब जो कि हमारी नीलामी की सबसे खास चीज को उसका नया मालिक मिल ही गया है, इसलिए हम ये नीलामी यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारे काला सरताज दल की इस नीलामी में मजा आया होगा। अगले कुछ दिनों में हमारा दल एक बहुत बड़ी दावत रख रहा है। जो लोग भी इसके लिए रुकने के लिए राजी हैं वो इस शहर में रुक सकते हैं। रही बात उन लोगों की जिन्होंने इस नीलामी से कुछ खरीदा है, तो हमारा दल अगले 2 दिनों के अंदर अंदर आपको आपकी खरीदी गई चीजें थमा देगा। और जैसे ही बडोला की आवाज सुनाई पड़ी तो बुजुर्ग मोहिनो अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे मैदान से जाने लगा। उसके वहां से जाते ही एक के बाद एक वीआईपी सीट्स पर बैठे सभी लोग भी उठकर जाने लगे। सभी की नजरों में एक अजीब सा खौफनाक इरादा नजर आ रहा था, जिसे ध्रुव अपनी अंदरूनी शक्ति की वजह से काफी अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। इस एहसास के चलते ध्रुव ने हंसते हुए कहा, असली मजा तो अब आने वाला है। अगले कुछ दिन तो बड़े ही खूंखार गुजरने वाले हैं। इतना कहकर वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो परी और करिश्मा के साथ उस मैदान से बाहर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो मैदान से बाहर निकलने ही वाला था, तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अरे दोस्त जरा रुको तो, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की। वहीं उस आवाज को सुनकर ध्रुव के कदम थम गए और उसने धीरे से अपनी नजरें घुमाते हुए देखा कि ज्वाला दल के लोग उसी की तरफ चलकर आ रहे थे। तभी ध्रुव ने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं? इस पर खुरापा ने मुस्कुराकर आगे आते हुए कहा, यूं ही समझ लो, मेरा नाम है खुरापा और मैं ज्वाला दल का सबसे बड़ा बुजुर्ग हूं। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं दोस्त? खुरापा के इस दोस्ताना अंदाज को महसूस कर ध्रुव ने उसे जवाब दिया, मेरा नाम है ध्रुवेंद्र। क्या मैं जान सकता हूं कि वो जरूरी काम क्या है? और ध्रुव की बात सुनकर खुरापा ने हंसते हुए उससे कहा, देखो, मैं बेफजूल की बातें करके तुम्हारा और अपना दोनों का वक्त जाया नहीं करूंगा। तुम्हारी दवा बनाने की काबिलियत सभी अच्छी तरह जानते हैं और शायद पूरे ब्लैक कॉर्नर में तुमसे अच्छा हकीम कोई और नहीं है। इसलिए मैं तुमसे ये पूछने आया हूं, क्या तुम्हें भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की लिक्विड में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि हमें है? क्योंकि अगर तुम भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करना चाहते हो तो हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद कर सके। देखो, बुजुर्ग मोहिनो पुरानी पीढ़ी के एक बेहद ताकतवर योद्धा हैं। ऐसे में अगर तुम अकेले उनसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड छीनना चाहोगे तो शायद अपने मकसद में तुम नाकाम हो जाओ। फिर भले ही तुम्हारे साथ ये खूबसूरत लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम दोनों साथ आ जाएं तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मगर खुरापा की बात सुनते ही ध्रुव ने बड़े ही साफ अंदाज में उसे जवाब दिया, देखिए बुजुर्ग खुरापा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं आपके इस प्लान में आपका साथ नहीं दे सकता। इतना कहकर ध्रुव ने एक नजर उस रहस्यमय इंसान की तरफ देखा जो खुरापा के पीछे खड़ा था। ऐसा करते हुए वो पलटकर सीधे वहां से जाने लगा। वहीं उसे ऐसा करते देख खुरापा की आंखों में एक अजीब सी नाराजगी भर गई, क्योंकि ध्रुव ने इतनी आसानी से उसकी मदद को ठुकरा दिया था। इस बारे में सोचकर खुरापा ने दांत पीसते हुए कहा, बहुत गुरूर है इसे अपनी काबिलियत पर। इस बेवकूफ को लगता है कि ये शक्ति पूर्वज को अपने साथ रखकर अकेले ही बुजुर्ग मोहिनो को हरा देगा। इतने में खुरापा ने पलटकर रहस्यमय आदमी से इज्जतदार आवाज में पूछा, जनाब, अब हमें क्या करना चाहिए? और उसका सवाल सुनकर उस रहस्यमय इंसान ने बड़े ही खूंखार अंदाज में कहा, हर कोई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड चाहता है खुरापा, इसलिए तुम भूल ही जाओ कि कोई तुम पर भरोसा करके तुम्हारे साथ आना चाहेगा। अब तो सिर्फ तुम खुद पर ही भरोसा कर सकते हो। भले ही वो बुजुर्ग मोहिनो बहुत ताकतवर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सामने हम किसी मायने में कमजोर हैं। ऐसा करो, कुछ लोगों से कहकर उस पर कड़ी नजर रखने को कहो। अगले 2 दिनों में जैसे ही वो इस शहर से बाहर निकलता है तो हम उस पर हमला कर देंगे। ये सुनकर खुरापा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन नजरें घुमाते हुए अचानक से उसे रक्षित और बुजुर्ग बादशाह दिखाई दिए। उन्हें देखकर दांत पीसते हुए खुरापा ने पूछा, और जनाब, शौर्य टोली और रक्षा अकादमी के लोगों का क्या? इस पर उस रहस्यमय आदमी ने साफ साफ कहा, उन्हें फिलहाल के लिए भूल जाओ। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करना। बाकी सब मसले बाद में भी सुलझाए जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर खुरापा ने मंजूरी जताई और वो आगे कुछ कहे बिना अपने साथियों के साथ मैदान से जाने लगा। नीलामी के खत्म होने के बाद काला सरताज शहर का माहौल एक अलग जोश से भर गया था। जाहिर सी बात है कि काला सरताज दल ने जो दावत रखी थी उसके चलते नीलामी में शामिल हुए सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ तजुर्बेदार लोग महसूस कर पा रहे थे कि इस खुशी में कहीं ना कहीं आने वाले कोहराम की भनक भी आ रही थी।
बहुत से ऐसे दल थे जो नीलामी खत्म होने के बाद भी उस शहर से नहीं गए थे, लेकिन ज्यादातर ताकतवर लोगों की नजरें उस जगह पर टिकी थी जहां बुजुर्ग मोहिनो रह रहे थे। इस बेचैनी के बीच ध्रुव और उसके साथी ज्यादा परेशान नहीं दिख रहे थे। इसके बावजूद वो लोग भी किसी भी कीमत पर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करना चाहते थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि बुजुर्ग मोहिनो अचानक से कहीं गायब नहीं हो सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी नजर उस पर टिकी हुई थी, उसके चलते किसी शक्ति पूर्वज तक के लिए अचानक गायब होना नामुमकिन था। फिर अगले दिन ध्रुव और उसके साथी काला सरताज दल के उस इलाके में पहुंचे जहां नीलामी में खरीदी हुई चीजें हासिल की जानी थी। जैसे ही ध्रुव उस जगह पर पहुंचा तो बडोला ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। फिर वो उन तीनों के साथ खुद भी अंदर आने लगा, जिसे देखकर ध्रुव मनी मन थोड़ा परेशान होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बडोला उसके साथ इतनी गर्मजोशी क्यों दिखा रहा था। जब दोनों के बीच बातचीत हो गई तो बडोला ने भी महसूस किया कि ध्रुव अब ऊबने लगा था, जिसके चलते उसने ध्रुव की खरीदी सभी चीजें बाहर बुलवाई। इसमें वो बड़ी सी तिलस्मी जानवर की लाश भी शामिल थी। जब सारी चीजें बाहर आ गईं तो बडोला ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुवेंद्र, यहाँ वो सभी चीजें हैं जो तुमने नीलामी में खरीदी थी। तुम चाहो तो अच्छे से हर चीज को देख सकते हो। इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हर एक चीज को बड़े गौर से देखना शुरू किया, खास तौर पर उस तिलस्मी जानवर की लाश को। उस लाश पर बहुत वक्त गुजारने के बाद भी ध्रुव को उसमें कोई गड़बड़ समझ नहीं आई, जिसके चलते उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा करते ही ध्रुव ने सोने के सिक्के और कुछ गोलियां बाहर निकाली, जिसे उसने टेबल पर रखते हुए कहा, लीडर बडोला, आप इन सभी चीजों की जांच करा सकते हैं। लेकिन बडोला ने हंसते हुए अपना हाथ लहराया और मुस्कुराकर ध्रुव को जवाब दिया, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है ध्रुवेंद्र, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो अब हम चलते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर ध्रुव पीछे मुड़ा और वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी अचानक बडोला ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ध्रुवेंद्र, जरा रुको तो सही। इस पर ध्रुव के कदम थम गए और उसने गौर से बडोला की तरफ देखा। वो देख रहा था कि बडोला उससे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन वो कहने में थोड़ा झिझक रहा था। इतने में बडोला ने अपनी झिझक को काबू करते हुए ध्रुव से सवाल किया, देखो ध्रुवेंद्र, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारी पूर्वजी गोली के बदले हम तुम्हें कौन सी अनोखी चीज दे सकते हैं? और जैसे ही ध्रुव ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया था कि बडोला पूर्वजी गोली के लालच से खुद को बचा नहीं पाया था। इतने में ध्रुव ने अपनी नजरें बडोला की तरफ की और मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, लेकिन लीडर बडोला, आपको तो पूर्वजी गोली में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर ये अचानक क्या हुआ? ये सुनकर बडोला के चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया था कि उसके फैसले से उसके सामने खड़ा हकीम थोड़ा नाराज लग रहा था, लेकिन बात को संभालते हुए बडोला ने कहा, देखो ध्रुवेंद्र, इस मामले में मैं मजबूर हूं। ऐसी चीजों में सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन हमारे दल के बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। इसलिए हमने जो भी फैसला लिया है वो सभी से सलाह मशवरा करके ही लिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग मोहिनो की बोली हमारे काला सरताज दल के लिए बेहतर थी, इसलिए मैं चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कह पाया। लेकिन बडोला की बातों पर ध्रुव को ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि जिस ओहदे पर बडोला था उस पर बुजुर्ग उसकी बात मानते थे, ना कि वो बुजुर्गों की। मगर चाहे उसे बडोला की बात पर यकीन हो या ना हो, वो इस बारे में और ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता था। ध्रुव को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी कि नीलामी के बाद भी बडोला पूर्वजी गोली हासिल करना चाहता था। इसलिए अगर वो ध्रुव के काम की कोई चीज निकाल पाता तो ध्रुव को इस सौदे से कोई तकलीफ नहीं होती। इस बारे में सोचकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, कहीं लीडर बडोला ये तो नहीं कहने वाले हैं कि आपके पास और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड है? ये सुनते ही बडोला के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम हुई और उसने मजबूरी में ध्रुव से कहा, ध्रुवेंद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे काला सरताज दल के पास उतना ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड था, और तो और ये इकलौता हिस्सा भी बहुत जल्द बुजुर्ग मोहिनो को मिलने वाला है। लेकिन बडोला की बात सुनकर ध्रुव ने उससे साफ साफ कहा, पर मुझे तो सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड में ही दिलचस्पी है। रही बात बाकी किसी चीज की तो वो आप अपने पास ही रख लीजिए। इस पर बडोला ने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से पूछा, अरे ध्रुवेंद्र, थोड़ा सब्र तो रखो, हर मसला बातचीत से सुलझाया जा सकता है। हम ऐसा सौदा क्यों नहीं करते हैं कि हमारा काला सरताज दल तुम्हें ढेर सारी जड़ी बूटियां ला कर देगा और तुम हमें उसमें से पूर्वजी गोली बना कर दो। देखो, हमें सिर्फ एक ही गोली चाहिए, इसलिए अगर तुम और बहुत सी पूर्वजी गोलियां बना पाए तो वो तुम अपने पास ही रख सकते हो। क्या कहते हो, है ना ये फायदे का सौदा? बडोला की बात सुनकर ध्रुव ने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, ये तो आपके लिए फायदे का सौदा हुआ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं काला सरताज शहर में रुककर आपके लिए दवा बनाता रहूं। जाहिर सी बात है कि ध्रुव बडोला से आगे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथ जोड़े और वो करिश्मा और परी के साथ वहां से जाने लगा।
वहीं ध्रुव को इस तरह जाता हुआ देख बडोला के चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी नजर आने लगी। फिर उसने इसी गुस्से में अपने पास रखी खाली टेबल पर जोर से हाथ मारा, जिसने टेबल को चकनाचूर कर दिया। उस तेज आवाज को सुनकर अचानक से हकीम जेंगा और विक्की उसके पास आए और उन्होंने बडोला से सवाल किया, क्या हुआ लीडर, क्या वो लड़का राजी नहीं हुआ? इस पर बडोला ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, बहुत गुरूर है इसे अपनी काबिलियत पर। हम इसे सारी जड़ी बूटियां देने के लिए तैयार हैं और बदले में सिर्फ एक गोली ही तो मांग रहे हैं, लेकिन ये फिर भी राजी नहीं हो रहा है। अब जो कि सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो लगता है कि उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। आखिर कौन सा खतरा मंडरा रहा है ध्रुव और उसके साथियों के ऊपर, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब विक्की को पता चला कि ध्रुवेंद्र ने उसके पिता से सौदा करने के लिए मना कर दिया तो उसने परेशानी में हड़बड़ा कर पूछा, पापा अब हम लोग क्या करेंगे? कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमें उस पूर्वजी गोली का ख्याल अपने दिमाग से ही निकाल देना चाहिए? विक्की इतना बेचैन इसलिए हो रहा था क्योंकि उस पूर्वजी गोली से सबसे ज्यादा फायदा उसे ही होता। वो भी जानता था कि अगर उसे शक्ति पूर्वज रैंक हासिल करना था तो ऐसा करने के लिए ये गोली बहुत जरूरी थी। लेकिन अब चूंकि ध्रुव ने उसे देने से मना कर दिया था इसलिए विक्की काफी परेशान हो गया। वहीं उसकी परेशानी को देखकर बडोला ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि हम जबरदस्ती उनसे वो गोली छीनने की कोशिश करें? ये मत भूलो कि इस ध्रुवेंद्र के साथ जो लड़की है वो एक शक्ति पूर्वज है। उसके खिलाफ जाना समझदारी नहीं बेवकूफी होगी। यहां तक कि खुद मुझे भी पूरा यकीन नहीं है कि मैं उसे हरा पाऊंगा या नहीं। अपने पिता की डांट सुनकर विक्की ने उनसे आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके दिल की बेचैनी जरा भी कम नहीं हुई। इतने में हकीम जेंगा ने कुछ सोचते हुए कहा, तो लीडर उंगली टेढ़ी करने से आपका मतलब क्या था? इस पर बडोला की आंखों में खूंखार इरादा झलकने लगा, जिसके साथ उसने जवाब दिया, फिलहाल तो हम इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस शहर में क्या होता है। इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये ध्रुवेंद्र जरूर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करने की कोशिश करेगा, मगर ये नहीं जानता कि बुजुर्ग मोहिनो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके हाथ से वो चीज छुड़ाना इस अकेले के लिए नामुमकिन होगा। जब मोहिनो से लड़ने के बाद ये और वो शक्ति पूर्वज लड़की दोनों बहुत कमजोर हो जाएंगे, तब मैं बीच में आकर इनसे वो पूर्वजी गोली छीन लूंगा। अब जो कि साम दाम और भेद से ये लड़का नहीं मानना चाह रहा, इसलिए अब मुझे दंड अपनाना ही पड़ेगा। ये सुनते ही विक्की आखिरकार चैन की सांस ले पाया। उसके बाद वो जलन भरी निगाहों से उसे देखने लगा कि उससे जवान लड़के ने उसके ताकतवर पिता तक को ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ उस जगह से बाहर आते ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार थी। वो सोचने लगा कि कैसे बडोला उससे मेहनत कराकर पूर्वजी गोली हासिल कराना चाहता था। शुरू में तो ध्रुव काफी नाराज था कि बडोला ने बुजुर्ग मोहिनो की बोली को चुना, ना कि उसकी बोली को। लेकिन ध्रुव ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बडोला पूर्वजी गोली हासिल करने के लिए ऐसा कोई सौदा भी करना चाहेगा। और तो और ध्रुव को जड़ी बूटियों की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास करिश्मा जो थी। करिश्मा की मदद से ध्रुव के लिए खास जड़ी बूटियां हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। तभी ध्रुव के बगल में चलती परी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, पूर्वजी गोली बहुत अनोखी गोली है ध्रुव। वो आदमी अच्छी तरह जानता है कि उसके बदले वो तुम्हें कोई चीज नहीं दे सकता, इसलिए उसने तुमसे ऐसा सौदा करने की कोशिश की। मगर एक बात तो साफ हो गई है कि वो पूर्वजी गोली हासिल करने के लिए काफी बेताब है। वहीं करिश्मा ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, उस बुढ़े को लीडर किसने बनाया? उसे तो सौदा करना भी नहीं आता है। बड़ा आया गोली के बदले जड़ी बूटियां देने वाला। जाहिर सी बात है कि करिश्मा की नजरों में जड़ी बूटियां बेकार की चीजें थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि पहाड़ों और जंगलों में जाकर वो अनोखी जड़ी बूटियां मुफ्त में हासिल कर सकती थी। इसके बावजूद बडोला ने उस ताकतवर गोली के बदले सिर्फ जड़ी बूटियों का सौदा करने की कोशिश की, जो करिश्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतने में ध्रुव ने भी हल्की खींच के साथ कहा, सब कुछ इतना अच्छा होता अगर वो बेवकूफ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड के बदले पूर्वजी गोली का सौदा कर लेता। कम से कम उसे ऐसे खेल तो नहीं खेलने पड़ते। ध्रुव को इस तरह बड़बड़ाते देख परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो भी समझ रही थी कि मनी मन ध्रुव बडोला से नफरत करने लगा था। जाहिर सी बात है कि ध्रुव ने इतनी मेहनत करके और इतना खतरा उठाकर पूर्वजी गोली तैयार की थी, लेकिन फिर भी बडोला ने उसे बेकार साबित कर दिया था। फिलहाल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड बुजुर्ग मोहिनो के पास था, इसलिए अब उसके हाथ से वो चीज हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इतने में परी ने कुछ सोचते हुए ध्रुव से आगे कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है ध्रुव। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड पर नजर गड़ाए हुए हैं। हम इंतजार कर सकते हैं कि बाकी लोग पहले हमला करें और हम उनके मुकाबले का फायदा उठा सकें। लेकिन तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। अब जो कि तुमने बडोला को सौदे के लिए मना कर दिया है, इसलिए वो नाराज तो हो ही गया होगा,
इस नाराजगी में वो कोई ना कोई तरकीब तो आजमाएगा तुमसे गोली हासिल करने के लिए, इसलिए हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। ध्रुव ने भी उसकी बात को समझा और अचानक से उसकी नजर लंबी नाक वाले बूढ़े आदमी पर गई जो उस जगह से कहीं जा रहा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग मोहेनो था। मोहेनो के चेहरे पर फिलहाल एक अजीब सी खूंखार चमक थी, क्योंकि वो भी जानता था कि हर किसी की नजर उसके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड पर ही थी। इतने में मोहेनो अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए उस जगह से जाने लगा। ये देखकर ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, लगता है कि ये बुजुर्ग मोहेनो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करने आया है। इसका मतलब बहुत जल्द वो ये शहर छोड़कर जाने वाला है। इस पर डॉक्टर परी ने अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए कहा, लगता है कि जो भी दल उस पर नजर रखे हुए हैं वो मोहेनो के शहर से निकलते ही उस पर हमला कर देंगे। वो भी अच्छी तरह महसूस कर पा रही थी कि बहुत से लोगों की नजरें मोहेनो पर ही टिकी हुई थी, और जैसे ही मोहेनो वो अनोखी चीज हासिल कर लेता तो हर ताकतवर दल सावधान हो जाता। इतने में ध्रुव ने कुछ सोचकर भारी आवाज में कहा, मेरे ख्याल से अब हमें जाकर रक्षित भाई और बुजुर्ग बादशाह से मिलना चाहिए। अगर हम उन्हें भी अपने साथ शामिल कर ले तो हमारा काम थोड़ा कम मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ध्रुव और उसके साथी सीधे उस जगह की तरफ जाने लगे जहां शौर्य टोली के लोग रुके हुए थे। वहीं उस शहर के दक्षिणी हिस्से में 12 से 15 लोग एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। ये लोग थे रक्षित, बुजुर्ग बादशाह और शौर्य टोली के बाकी ताकतवर लोग। फिलहाल वो लोग काला सरताज भवन में नहीं रह रहे थे, बल्कि उन्होंने एक बड़ा सा घर किराए पर लिया था। इतने में रक्षित ने शौर्य टोली के एक बुजुर्ग से सवाल किया, क्या आपको ज्वाला दल की कोई खबर मिली? ये सवाल सुनकर एक बुजुर्ग आदमी ने इज्जत के साथ उसे जवाब दिया, लीडर, ज्वाला दल के लोग काला सरताज शहर छोड़ चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं, बल्कि वो शहर के बाहर ही डेरा डालकर बैठे हैं। उनकी इस हरकत से साफ समझ आ रहा है कि वो लोग बुजुर्ग मोहिनो के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर रक्षित ने हंसते हुए कहा, इन लोगों की नजर अभी भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिक्विड पर ही है। इतना कहकर वो बुजुर्ग बादशाह की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक से बुजुर्ग बादशाह कुछ महसूस कर अपनी जगह से खड़े हो गए। इस दौरान उनके शरीर से बहुत तेज रफ्तार में शक्तियां निकलने लगी थीं और उन्होंने चीखते हुए कहा, कौन है वहां? ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए और वो देखने लगे कि दरवाजे पर बहुत तेज रफ्तार में 3 लोग आकर खड़े हो गए थे। उसमें से 2 लोग पूरी तरह काले कपड़ों से ढके थे और बस एक सफेद कपड़ों वाली खूबसूरत लड़की दिखाई दे रही थी। उन तीनों को वहां आते देख रक्षित के चेहरे का भी रंग बदलने लगा। वो जानता था कि उसने नीलामी के दौरान तलवार वाली तकनीक जीतकर उस रहस्यमय हकीम को नाराज कर दिया था, और मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों रक्षित से वो क्लास 3 की तकनीक छीनने आए थे। तीनों से खतरा महसूस कर अचानक से शौर्य टोली और रक्ष अकेडमी के लोगों के बीच हलचल मच गई। सभी तेज रफ्तार में सीधे बुजुर्ग बादशाह के पीछे आकर खड़े हो गए। सभी जानते थे कि अगर वो अकेले ही हमला करने आगे आते तो शायद शक्ति पूर्वज उन्हें बुरी तरह मौत के घाट उतार देती। इतने में बुजुर्ग बादशाह के चेहरे पर थोड़ी परेशानी नजर आने लगी, जिसके साथ उन्होंने तीनों रहस्यमयी ताकतवर लोगों को समझाते हुए कहा, देखो, नीलामी के मैदान में हर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से बोली लगाता है। ऐसे में अगर कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आई है तो तुम्हें इस तरह बदला लेने का ख्याल नहीं लाना चाहिए। देखो, मैं रक्षा अकेडमी का सबसे बड़ा बुजुर्ग हूँ, कम से कम मेरी थोड़ी इज्जत रखकर ही इस मामले के बारे में भूल जाओ। जाहिर सी बात है कि बुजुर्ग बादशाह भी एक रैंक 6 के हकीम और एक शक्ति पूर्वज की जोड़ी से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। वहीं बुजुर्ग की बात सुनते ही अचानक से काले कपड़ों वाला हकीम दंग रह गया। फिर उसने आह भरते हुए धीरे से अपना हाथ ऊपर किया और अपना ढका हुआ चेहरा सभी को दिखाते हुए कहा, बुजुर्ग बादशाह, हम लोगों से ऐसी बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ध्रुव के ऐसा करते ही अचानक से सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जम गए। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो रहस्यमयी हकीम दरअसल कोई इतना पहचाना था। इसी हैरानी में रक्षित ने कहा, छोटू, तू? फिर ध्रुव ने हॉल में मौजूद लोगों के चेहरों की हैरानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मैं इतने वक्त के लिए थोड़ी ना गया था कि आप लोग मुझे अब पहचान भी ना पाए। इस पर रक्षित और उसके साथियों ने अपनी हैरानी को काबू में किया और उनके चेहरों पर ढेर सारी खुशी नजर आने लगी। इतने में रक्षित हड़बड़ाते हुए ध्रुव के पास गया और उसने उसे जोर से गले लगा लिया। फिर उसने हंसते हुए ध्रुव से कहा, यकीन नहीं होता कि तू ही वो रहस्यमयी रैंक 6 का हकीम था जिसने इस शहर में हंगामा मचा दिया था। तूने तो हमें डरा ही दिया था छोटू। वहीं अपने भाई से इतने वक्त के बाद मिलते हुए ध्रुव भी बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने हंसते हुए जवाब दिया, काला सरताज शहर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था भैया, और मुझे फिक्र थी कि अगर मैं आपसे पहले मिलता तो शायद ज्वाला दल के लोग मुझे पहचान लेते, इसलिए मैंने अब तक आप लोगों से पहचान छिपा कर रखी। ध्रुव की बात सुनकर रक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। ज्वाला दल तुझे ढूंढता फिर रहा है। अगर तू अपनी पहचान बताता तो जरूर यहाँ हंगामा मच जाता। खैर, ये मोहतरमा कौन है? इस पर ध्रुव ने अपने भाई को बताया, भैया, ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त डॉक्टर परी। इसे आप डॉक्टर परी बुलाइए।
और ध्रुव की बात सुनकर परी और रक्षित एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। रक्षित ने खुद काला सरताज भवन में देखा था कि कैसे परी की आंखों में एक जानलेवा चमक दिख रही थी। जाहिर सी बात है कि वो जितनी खूंखार और खतरनाक उस वक्त लग रही थी, उससे बिल्कुल अलग वो अभी बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। इन दोनों परियों को देखकर रक्षित काफी हैरान था, और ये पहली बार था जब रक्षित से कोई शक्ति पूर्वज लड़की इतनी इज्जत से पेश आ रही थी। वहीं खुद ध्रुव भी परी की इस मुस्कुराहट से काफी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतने वक्त बाद वो मासूम परी कैसे वापस लौट आई जिससे वो अबाबा में मिला था। इस दौरान रक्षित भी समझ रहा था कि वो खतरनाक लड़की उससे इतनी अच्छी तरह इसलिए पेश आ रही थी क्योंकि वो ध्रुव की दोस्त थी। मनी मन रक्षित ये भी सोचने लगा कि आखिर उसके भाई में ऐसी क्या बात थी जो हर ताकतवर लड़की उसके साथ ही रहना चाहती थी। पिछली बार ध्रुव के साथ हिनीसा थी जो खुद एक ताकतवर शक्ति पूर्वज थी। अब जो कि हिनीसा यहाँ नहीं थी तो ध्रुव के साथ ये लड़की आ गई थी और ये भी शक्ति पूर्वज थी। जिस दौरान रक्षित ध्रुव के बारे में सोच रहा था उतने में बुजुर्ग बादशाह ने भी हैरानी को काबू कर आगे बढ़ते हुए कहा, मानना पड़ेगा ध्रुव, तुम्हें धमाके के साथ वापसी करना तो आता है। वैसे ब्लैक कॉर्नर में तुम्हारा स्वागत है। वहीं बुजुर्ग बादशाह की बात सुनकर ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उनसे कहा, बुजुर्ग बादशाह मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन दरअसल मैं साल भर के लिए ट्रेनिंग में चला गया था। जब साल भर की ट्रेनिंग खत्म हुई तो मैं शक्ति सम्राट तो बन गया, लेकिन इस वजह से मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। ध्रुव के मुंह से ये बात सुनते ही रक्षित ने हैरान होते हुए कहा, क्या तू शक्ति सम्राट बन गया है? रक्षित जानता था कि ध्रुव 9 सितारों वाला शक्तिमान था, लेकिन उसका इतनी जल्द शक्ति सम्राट बन जाना वाकई हैरान कर देने वाला था। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी भर शक्तिमान रैंक पर अटके रह जाते थे, लेकिन ध्रुव तो महज साल भर में ही शक्ति सम्राट बन गया। ट्रेनिंग की रफ्तार बेहद खतरनाक थी। इस दौरान पास ही खड़े बुजुर्ग बादशाह भी ध्रुव की बात से काफी हैरान हुए। वैसे तो अब उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर ध्रुव रैंक 6 की गोली कैसे तैयार कर पाया, लेकिन फिर भी वो थोड़े हैरान तो थे ही। इतने सालों में ये पहली बार था जब बुजुर्ग बादशाह ने किसी को इतनी कम उम्र में शक्ति सम्राट बनते देखा था। वहीं सभी की हैरानी भरी शक्लें देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो बस किस्मत ने मेरा थोड़ा सा साथ दे दिया था। इस पर रक्षित बहुत ज्यादा खुश दिखने लगा। उसकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद का रैंक बढ़ने पर भी इतना खुश नहीं होता। इसी खुशी के साथ थोड़ा जज्बाती होते हुए रक्षित ने कहा, छोटू तू तो कमाल कर रहा है, मान गए तुझे। आज बाबा तुझे देखकर इतना खुश होते कि पूछ मत, तूने उनका नाम रोशन कर दिया है रे। शुरुआत से ही बाबा को पूरा यकीन था कि तू बहुत ज्यादा खास है। इतने में अपने बाबा का जिक्र सुनकर ध्रुव की आंखों में थोड़ी मायूसी दिखने लगी। जाहिर सी बात है कि वो भी चाहता था कि उसके बाबा उसे इस तरह ताकतवर होते हुए देखें, लेकिन अफसोस कि उसके बाबा अंधेर नगरी की कैद में थे। इस बारे में सोचना छोड़कर ध्रुव ने अपने भाई से कहा, वैसे मेरे यहाँ आने का असली मकसद है आप लोगों से मदद मांगना। बुजुर्ग बादशाह और भैया, मुझे एक काम के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। आखिर कैसे मदद कर पाएंगे बुजुर्ग बादशाह और रक्षित ध्रुव की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करने में? और क्या पैंतरा आजमाने वाला है बडोला ध्रुव से पूर्वजी गोली हासिल करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ सुपर योद्धा। ध्रुव ने जैसे ही अपने भाई से मदद मांगी तो रक्षित ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, छोटू तू भी कैसी बातें कर रहा है, हम लोग भाई हैं यार, इस तरह मदद मांगकर फॉर्मेलिटी तो मत कर। वैसे भी अब जो कि शौर्य टोली का असली लीडर वापस लौट ही आया है तो वो जो चाहे कर सकता है। साथियों, यह है मेरा भाई ध्रुव शौर्य, जिसके बारे में आप लोग सुनते आ रहे हैं। यही हमारी इस शौर्य टोली का असली लीडर है। और रक्षित की बात सुनते ही उसके साथ मौजूद 10 से भी ज्यादा लोग जो काफी ताकतवर थे एक झटके में ध्रुव को नमस्ते करने लगे। उनके इस अंदाज में उनकी इज्जत साफ झलक रही थी। वैसे तो वो लोग इस बारे में नहीं जानते थे कि ध्रुव हकीकत में कितना ताकतवर था, लेकिन उन्होंने भी देखा था कि ध्रुव एक रैंक 6 का हकीम था। इसका मतलब उसका ओहदा काफी ऊंचा तो था ही। वहीं ध्रुव ने जब देखा कि शौर्य टोली के ताकतवर लोग उसे इस तरह नमस्ते कर रहे थे तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने तुरंत सभी को समझाते हुए कहा, देखिए इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब शौर्य टोली के लोग हैं और हमारी टोली कोई मामूली टोली नहीं है बल्कि एक परिवार है, इसलिए परिवारों में ऐसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं होती है। मैंने ठीक कहा ना भैया? ध्रुव की बात सुनकर रक्षित मुस्कुराने लगा और साथ ही शौर्य टोली के सभी लोग भी खुश होने लगे। उन लोगों के मन में ध्रुव को लेकर सच्ची इज्जत थी, क्योंकि बाकी हर टोली के लीडर खुद को सभी से ऊपर समझते थे, लेकिन ध्रुव उन सब से अलग था। इतने में ध्रुव आगे आया और वो धीरे धीरे आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके ऐसा करते ही डॉक्टर परी और करिश्मा भी आकर बैठ गए। कुर्सी पर बैठते ही करिश्मा ने भी अपने ढके हुए सिर को खोला, जिसमें से उसके पर्पल रंग के बाल बाहर निकलने लगे। उसके बाद उसने तुरंत बुजुर्ग बादशाह की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। बुजुर्ग बादशाह ने जैसे ही देखा कि वो ढकी हुई इंसान करिश्मा थी तो उन्होंने हैरान होते हुए कहा, करिश्मा तुम भी ध्रुव के साथ वापस आई हो? इस पर करिश्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े बाबा
अब करिश्मा भी एक शक्ति सम्राट बन गई है, इसलिए अब ब्लैक कॉर्नर में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कुछ शक्ति पूर्वजों को बस छोड़कर। लेकिन करिश्मा की बात सुनकर तो बुजुर्ग बादशाह और ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने इसी हैरानी में कहा, क्या तुम भी शक्ति सम्राट बन गई हो? इस पर करिश्मा के चेहरे पर गुरूर भरी हंसी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने हैरान दिख रहे बुजुर्ग बादशाह से कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे एकेडमी में बंद मत रखो, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं थी। अरे एकेडमी के अंदर रहना ही मेरी शक्तियों को बढ़ने से रोक रहा था। अगर आपने पहले ही मुझे बाहर जाने दिया होता ना, तो आज तक मैं एक शक्ति पूर्वज बन चुकी होती। ये सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, करिश्मा मुझसे बहस मत करो। अगर मैंने तुम्हें ध्रुव के साथ नहीं भेजा होता, फिर तुम ना जाने जंगल के किस कोने में पड़ी होती, बड़ी आई शक्ति पूर्वज बनने। मगर बुजुर्ग बादशाह की बात सुनते ही करिश्मा के चेहरे पर हल्की नाराजगी नजर आने लगी, जिसे देखकर ध्रुव ने उसे समझाया, करिश्मा अब चुप भी हो जाओ, हमें जरूरी बात करनी है। और ध्रुव की बात सुनकर करिश्मा अपना सर हिलाते हुए बैठ गई। उसकी नाराजगी अभी भी बरकरार थी, जिसके साथ वो लगातार बुजुर्ग बादशाह की तरफ ही देखे जा रही थी। बुजुर्ग बादशाह उसकी इस नाराजगी को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने इसी मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, लगता है कि इस नन्ही शैतान को तुम ही संभाल सकते हो ध्रुव। वैसे जब से ये तुम्हारे साथ है, सच कहूं तो अंदरूनी हिस्से में इतनी शांति है कि पूछो मत। अब अंदरूनी हिस्से को ये फिक्र भी नहीं सताती है कि हमारी खास जड़ी बूटियां अचानक से कहीं गायब हो जाएंगी। इतना कहकर अचानक से बुजुर्ग बादशाह के ध्यान में कुछ आया और उन्होंने तुरंत ध्रुव से कहा, अरे हाँ, याद आया। अब जो कि तुम ब्लैक कॉर्नर वापस लौट ही आए हो, तो तुम्हें जल्द से जल्द अकेडमी वापस चलना चाहिए। वहां जाकर आग शक्ति टावर में दिल रोशनी भर दो। बेचारे बच्चे आधे साल से इंतजार कर रहे हैं उस दिल रोशनी का। इस पर ध्रुव के चेहरे पर हल्की शर्म नजर आने लगी, जिसके चलते उसने हड़बड़ा कर कहा, बुजुर्ग बादशाह आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर अंदरूनी हिस्से में वापस लौटकर आग शक्ति टावर में दिल रोशनी भर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ का मसला सुलझा दूं। ये सुनते ही बुजुर्ग बादशाह ने अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक लाल रंग का कागज बाहर निकाला और उसे ध्रुव को थमाते हुए कहा, इसे अपने पास रख लो। ये वही क्लास 3 की तलवार तकनीक है जो तुम्हारे भाई रक्षित ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। यकीन नहीं होता कि वो इस चीज के लिए एक शक्ति पूर्वज तक से दुश्मनी करने के लिए तैयार था। ये कहकर बुजुर्ग बादशाह ने एक नजर डॉक्टर परी की तरफ देखा और वो सोचने लगे कि आखिर ध्रुव के साथ हमेशा इतनी खतरनाक और ताकतवर लड़कियां ही क्यों होती हैं। वहीं ध्रुव ने बुजुर्ग बादशाह से वो कागज हासिल किया और अपने भाई को देखकर उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। बोली लगाते वक्त रक्षित ध्रुव की असलियत नहीं जानता था, मगर फिर भी उसने इस चीज के लिए बोली लगाई। इससे ध्रुव समझ गया था कि वाकई सबसे मजबूत रिश्ता खून का रिश्ता ही होता था। इस दौरान ध्रुव की आंखों में जज्बात उमड़ते देख रक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटू, इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे शौर्य दल का सबसे ताकतवर इंसान तू ही है। विराट भाई ने कहा था कि हर कोई मर सकता है, लेकिन तू नहीं, इसलिए तुझे खुद को ताकतवर बनाते रहना चाहिए और हमसे जो मदद हो पाएगी हम वो करेंगे। छोटू, तू ही तो हमारे शौर्य दल की आखिरी उम्मीद है जो बाबा को अंधेर नगरी की कैद से छुड़ा सकता है। खैर, हम लोग तो बातों बातों में भूल ही गए, तू कौन सी मदद मांगना चाहता है हमसे? और रक्षित का सवाल सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने वो तकनीक अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर डाल दी। ऐसा करते हुए ध्रुव एक पल के लिए कुछ सोचने लगा, जिसके बाद वो थोड़ी फिक्र के साथ बुजुर्ग बादशाह और रक्षित की तरफ देखने लगा। उनकी तरफ देखकर ध्रुव ने भारी आवाज में कहा, मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड कैसे भी करके हासिल करना चाहता हूँ। ध्रुव की बात सुनकर बुजुर्ग बादशाह और रक्षित बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि ध्रुव के इस नीलामी से जुड़ने की वजह क्या हो सकती थी। इतने में बुजुर्ग बादशाह ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, तो तुम भी उस चीज में दिलचस्पी रखते हो? इस पर ध्रुव ने परी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे इस दोस्त को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो चीज हमें नहीं मिली तो इसकी जिंदगी तक खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही बुजुर्ग बादशाह और रक्षित दोनों हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर परी की तरफ देखना शुरू किया। इतने में रक्षित ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, क्या तुमने भी मुर्दा शक्ति गोली जैसी कोई गोली खा ली? और उसका सवाल सुनकर परी ने ना कहते हुए अपना सिर हिलाया। इस दौरान ध्रुव थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन फिर उसने दोनों को परी की असलियत के बारे में बताना शुरू किया। उस बात का जिक्र सुनकर रक्षित थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। दूसरी तरफ बुजुर्ग बादशाह तो पॉइजन बॉडी का जिक्र सुनते ही गहरी सांसें लेने लगे। उन्होंने ऐसी खास और अनोखी बीमारी के बारे में सुना था, इसलिए वो अच्छी तरह से जानते थे कि यह बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इस बारे में सोचकर बुजुर्ग बादशाह ने धीरे धीरे बात को समझते हुए कहा, अब मेरी समझ में आया कि ये लड़की इतनी कम उम्र में कैसे एक शक्ति पूर्वज बन गई। ये दरअसल इसकी पॉइजन बॉडी का ही नतीजा है। शुरुआत से ही बुजुर्ग बादशाह परेशान हो रहे थे कि आखिर इतनी कम उम्र में ये लड़की शक्ति पूर्वज कैसे बन सकती थी। बुजुर्ग बादशाह ने जिंदगी में इससे जवान शक्ति पूर्वज नहीं देखा था। अगर वो खुद के दम पर यह मुकाम हासिल करती, फिर तो उसकी काबिलियत के सामने ध्रुव भी बहुत कमजोर पड़ जाता। इतने में ध्रुव ने उन लोगों से आगे कहा, जैसे जैसे परी ताकतवर होती जा रही है,
वैसे वैसे इसके पॉइजन बॉडी के फूटने का वक्त भी नजदीक आता जा रहा है। फिलहाल इस बेचारी के पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। अगर हमने इस बीमारी को इन 2 सालों के अंदर अंदर रोकने के बारे में नहीं सोचा, फिर तो इसकी पॉइजन बॉडी फूट जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ परी बल्कि इसके आसपास मौजूद हर चीज मारी जाएगी। इस पर रक्षित ने तुरंत ध्रुव से पूछा, और तेरा कहना है कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड इसकी मदद कर सकता है? हाँ भैया, अगर मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड मिल जाता है तो मैं डॉक्टर परी की मदद कर सकता हूँ पॉइजन बॉडी पर काबू पाने में। ध्रुव की यह बात सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने फिक्र के साथ ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, देखो ध्रुव, पॉइजन बॉडीज पहले भी मार्कस पर आई हैं, लेकिन आज तक कोई भी जिंदा बचने में कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि सभी पॉइजन बॉडीज फट कर मारे जाते हैं। ऐसे में आखिर कौन पॉइजन बॉडी को काबू कर पाएगा? आखिर जो जितना ताकतवर होता जाएगा उतना ही ज्यादा खतरनाक उसका जहर भी होता जाएगा। फिर तुम कैसे इसकी पॉइजन बॉडी को काबू करने में मदद कर पाओगे? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग बादशाह, आप उस बात की फिक्र मत कीजिए। जब तक मुझे जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं तब तक मुझे पूरा यकीन है कि इसे काबू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आखिर मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल कैसे करूं। इस काला सरताज दल में ऐसे बहुत से ताकतवर दल हैं जो इस अनोखी चीज को हासिल करना चाहते हैं, और वो ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वहीं ध्रुव की बात सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने उसे समझाते हुए कहा, सिर्फ ताकतवर दल क्या, जो ताकतवर इंसान है वो भी उसे कैसे भी करके हासिल करने की फिराक में लगे हैं। मगर बुजुर्ग मोहिनो के हाथ से वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला है। वो आदमी पुरानी पीढ़ी के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। यहाँ तक कि ताकत के मामले में वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इतना ही नहीं, वो आदमी बहुत ज्यादा बेरहम और खूंखार भी है। जब वो ब्लैक कॉर्नर में रहता था तब ऐसे बहुत से ताकतवर दल थे जिसे उसने बड़ी बेरहमी से खत्म किया था। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो एक खूंखार कातिल है। और बुजुर्ग बादशाह की बात सुनकर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए पूछा, बुजुर्ग बादशाह, क्या आप जानते हैं कि बुजुर्ग मोहिनो कितने ताकतवर हैं, और क्या उनके पीछे कोई ताकतवर दल भी है? इस पर बुजुर्ग बादशाह ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, वो आदमी बहुत अलग है, इसलिए उसे किसी तरह की बंदिश पसंद नहीं है। यही वजह है कि वो किसी दल का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन अगर ताकत की बात की जाए तो वो आसानी से 4 सितारों वाला शक्ति पूर्वज तो होगा ही। ये सुनते ही ध्रुव ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि एक इंसान से लड़ना एक पूरे दल से लड़ने से तो बेहतर था। इतने में बुजुर्ग बादशाह थोड़ा और सोचने लगे, जिसके बाद उन्होंने आगे कहा, मेरे ख्याल से अगर मैं और डॉक्टर परी साथ आ जाएं तो हम आसानी से बुजुर्ग मोहिनो को हरा सकते हैं। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। अगर हम उसके हाथ से वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड छीनने में कामयाब भी हो गए तो भी हम बाकी दरिंदों से कैसे बचेंगे जो उस लिक्विड पर नजर लगाए बैठे हैं, खास तौर पर ज्वाला दल के लोग। इस बार उनके साथ बहुत से ताकतवर लोग हैं। ज्वाला दल का खुरापा शक्ति पूर्वज बनने ही वाला है, और उसके साथ शक्ति सम्राट बुजुर्ग भी शामिल हैं। ऐसे में वो एक शक्ति पूर्वज को तो संभाल ही लेंगे। इसके अलावा शायद तुमने महसूस किया होगा कि उनके साथ एक रहस्यमयी आदमी भी आया है जो खुद एक ताकतवर शक्ति पूर्वज होना चाहिए। उस रहस्यमयी आदमी का जिक्र सुनकर ध्रुव के चेहरे पर भी परेशानी नजर आने लगी। जाहिर सी बात है कि उसे सबसे ज्यादा खतरा उस आदमी से ही महसूस हो रहा था। इस बारे में सोचकर ध्रुव ने बुजुर्ग बादशाह से पूछा, क्या वो रहस्यमयी आदमी ही ज्वाला दल का लीडर है? ध्रुव का सवाल सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, वो ज्वाला दल का लीडर नहीं है, क्योंकि ज्वाला दल का लीडर ट्रेनिंग करने में लगा हुआ है। और तो और उस बूढ़े लीडर की शक्तियां इस रहस्यमयी आदमी से बहुत ज्यादा अलग हैं, इसलिए ज्वाला दल का लीडर नहीं हो सकता। इस पर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए आगे कहा, तो आखिर इस ज्वाला दल को मदद के लिए इतना ताकतवर इंसान मिल कैसे गया? एक ताकतवर शक्ति पूर्वज, चाहे कोई कितना भी छुपा क्यों ना रहा हो, ब्लैक कॉर्नर में इसकी खबरें तो पहुंच ही जाती। ये सुनते हुए रक्षित ने भी ध्रुव की बात सुनकर उसे बताया, ये रहस्यमय इंसान पहले तो कभी बाहर नहीं आया जब हम लोग ज्वाला दल से लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि ये इंसान ज्वाला दल से कुछ वक्त पहले ही जुड़ा है। अपने भाई की बात सुनते हुए ध्रुव अपना सिर हिलाने लगा। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, चाहे ये इंसान कहीं से भी क्यों ना आया हो, हमें कैसे भी करके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करना ही है, और हमें ये पहले ही करना होगा, क्योंकि अगर बुजुर्ग मोहिनो उस चीज को जंगलों या पहाड़ों में ले गए फिर तो हम उस चीज को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। उस वक्त हमें बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड और कहाँ मिल पाएगा? ध्रुव की बात सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने धीमी आवाज में उससे कहा, अगर तुम सच में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करना चाहते हो तो मेरा सुझाव रहेगा कि तुम सबसे पहले मोहिनो पर हमला मत करो। फिलहाल उस चीज को बहुत से लोग हासिल करना चाहते हैं, इसलिए जो कोई उसे पहले हासिल करेगा उसे बहुत से लोगों का सामना करना पड़ेगा। देखो ध्रुव, चूहे के पीछे सांप लगा है, सांप के पीछे मोर, मोर के पीछे शेर, और शेर के पीछे शिकारी। इस तरह के जंगली हंगामे में शुरुआत में हमला करने वाला बहुत पछताएगा। इस पर ध्रुव ने हल्की झिझक के साथ पूछा, तो बुजुर्ग बादशाह, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इंतजार करके
आखिर में हमला करना चाहिए। ये सुनकर बुजुर्ग बादशाह ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अगर हम सबसे आखिर में नहीं आ सकते तो कम से कम हम सबसे पहले हमला करने वाले तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तुम्हें हालात को देखते रहना होगा और जब सही मौका आए तब जाकर हमला कर देना होगा। बुजुर्ग बादशाह की बात को गौर से सुनने के बाद ध्रुव ने कुछ पल शांत रहकर अपना फैसला सुनाया। ठीक है, तो फिर हम वही करेंगे जैसा बुजुर्ग बादशाह कह रहे हैं। तो क्या होगा जब ध्रुव और उसके साथी हमला करेंगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का लिक्विड हासिल करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा दी वन एंड ओनली आरजे रिवंश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।